चलो इस अध्याय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? जो दक्कन है उसके राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? तो हमने बड़े क्वेश्चन में भी देखा है कि जो दक्कन के राष्ट्रकूट हैं वो कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे, क्योंकि वह जो दंती दुर्ग था वो कहाँ, चालुक्यों के यहाँ कार्य करता था और उसका सामंत था, लेकिन उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और फिर वही जो राष्ट्रकूट है उसका राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक बन बैठा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चोल काल में वेट्टी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था? जो चोल काल है उसमें वेट्टी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था? तो उसमें होता था कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। जो वेट्टी शब्द है वो एक कर था जो कर के रूप में प्रयुक्त होता था, और ये ऐसा कर था जो जबरन श्रम यानी कि जबरदस्ती उससे काम किया जाता था, काम के रूप में यह कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, अलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में, यह किस काल की कृति है? तो यह किस काल की कृति है? यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। जो अलोरा है वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं। इसने कहा अलोरा की गुफा 15 के, जो गुफा संख्या 15 है उसके भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह के अवतार के रूप में दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है? तो यह किस काल की कृति है? यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। इसमें जो 15 गुफाएं हैं वो हिंदुओं के लिए हैं, 12 गुफाएं क्या है, वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के भित्ति चित्र बने हुए हैं, और 15 गुफाओं में क्या है, वो हिंदुओं से जुड़े हुए चित्र उसके अंदर बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कल्लण की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? जो कल्लण है उन्होंने कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा और उन्होंने एक किताब लिखी राजतरंगिणी। उस राजतरंगिणी में क्या लिखा उन्होंने? जो कश्मीर के राजा हैं उनका इतिहास लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न, गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्राय त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? तो हमने पहले देखा अभी कि कन्नौज के लिए गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इन तीनों में क्या चला? लंबा संघर्ष चला। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए। किस पर? कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए। जो ऊपर निशान लगा उसको सही मत मान लेना। जो कलिंग का युद्ध है, कलिंग पर नियंत्रण करने के लिए तो अशोक ने युद्ध लड़ा था। यहाँ पर कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों ने लंबे समय तक संघर्ष किया। आगे प्रश्न है, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनवी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया? कौन? महमूद गजनी। महमूद गजनी ने भारत पर बहुत सारे आक्रमण किए, 17 आक्रमण इसी ने किए। तो ये अपने साथ किसको लेकर आया? एक इतिहासकार को लेकर आया जिसका नाम क्या था? अल बरूनी। क्या नाम था इतिहासकार का? अल बरूनी। ये जो मोहम्मद गजनी है ये भारत पर कब आया? मोहम्मद गजनी भारत पर सबसे पहले 997 ईस्वी में आया और 1030 तक इसने भारत पर आक्रमण किए। अंतिम जो इसका अभियान था वह सोमनाथ का मंदिर लूटना था, जो 1026 में इसने लूटा और तोड़ा था। यही अपने साथ जो इतिहासकार को लेकर आया, उस इतिहासकार का नाम क्या था? अल बरूनी।
जो अल बरूनी है उसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था किताब उल हिंद, जो अरबी में लिखी, जिसमें उस समय का पूरा इतिहास लिखा। किताब का नाम क्या था? किताब अल हिंद, किताब अल हिंद अल बरूनी ने लिखी। आगे, चोल किसके सामंत थे? जो चोल है वो पल्लव के सामंत थे। चोल पल्लव के यहाँ पर कार्यरत रहते थे, वहाँ पर इनके उनके सामंत थे, उनको सैनिक सहायता देते थे, लेकिन बाद में पल्लव के साथ ही उनका संघर्ष हुआ और चोलों ने बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया और बाद में तो ऐसा हुआ कि बहुत बड़े क्षेत्र पर चोल साम्राज्य स्थापित हुआ। प्रश्न 8, तंजावुर के वर्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो तंजावुर है वहाँ के वर्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? तो वो किया था राजराज ने। जो राजराज है वो चोल शासक था, उसने तंजावुर में वर्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना इनमें से किस चोल शासक के द्वारा की गई? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। गंगईकोंड चोलपुरम, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी, जो कि राजराज का पुत्र था। प्रश्न 10, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे। जो व्यापारियों का संघ है उसको क्या कहते थे? नगरम कहते थे, तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। चोल काल के स्थानीय प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है। अब ये दो कथन है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है या कौन से कथन सत्य है? ये दोनों ही कथन सत्य हैं। दोनों कथन क्या है? 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था और चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है। प्रश्न 11, चोलकालीन विशेषताओं पर विचार कीजिए। चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ठीक है, केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। ये भी सही है, क्योंकि मंदिर के साथ जो जुड़े शिल्प थे उनमें सबसे ज़्यादा खास क्या था? कांस्य प्रतिमाओं बनाने का काम था। चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ये भी सही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ये तीनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है। प्रश्न 12, चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फिर प्रश्न विचार करने का आया। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। बहुत महत्वपूर्ण है। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। गांव के समूहों को नाडू कहा जाता था। गांव के समूह को क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था, तथा नाडू न्याय करने और कर वसूल जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? दोनों कथन सत्य हैं। जो किसानों की बस्ती है उनको उर कहा जाता था, जो सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी, और गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। नाडू न्याय और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। प्रश्न 13, निम्नलिखित युग्मों में से युग्म सही सुलेमित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? तो कौन कौन से नहीं है उस देख लेते हैं। वेलन गाइड, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थे, ये सही सुलेमित है। ये गलत नहीं है, ये सही सुलेमित है, क्योंकि जो वेलन गाय थे वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। दूसरा, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव क्या था? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ये सब भूमि के प्रकार हैं। ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? ब्रह्मदेव। और जो गैर ब्राह्मणों को, किसानों को दी जाती थी, वो क्या थी? वेलन गाइड। शाला भोग। शाला भोग क्या था? विद्यालय के
रख रखाव के लिए भूमि, विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दान में देते थे चोलों में ये भूमि दान दी जाती थी, उसको भोग साला भोग कहा जाता था। अब पल्लीश्चंदम, जो पल्लीश्चंदम है वो मंदिर को उपहार में, ये गलत है, मंदिर को उपहार में दी गई नहीं थी। पल्लीचंदम जो है जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी। कहती जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को क्या कहते थे? पल्लीचंदम। फिर देवदान या त्रिनमकुटकानी, ये क्या था? मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो ठीक है, इसको आप कर लेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।